So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. As you know, हमने अपने लास्ट सेक्शन में अपने फिजिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर कंप्लीट किया था. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. लास्ट चैप्टर जब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी उसमें हमने इलेक्ट्रो चार्जेस को डिस्कस किया था एट द रेस्ट पोजीशन. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वही इलेक्ट्रो चार्जेस, बट अब वो फ्लोइंग पोजीशन के अंदर होंगी. यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आज फ्लो ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस. रिमेंबर देन, ठीक है जी. पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकती हैं. अब सपोज करें आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है जी. आप इसके अंदर देख रहे हो कि ये चार्जेस हैं, ये एक रैंडम डायरेक्शन के अंदर जा रही है. चार्जेस फ्लो कर रही है. आपने क्या किया, इसका ये सिर्फ आपने क्रॉस सेक्शन उठाया और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो. रिमेंबर दैट ये जो चार्जेस हैं ये फ्लो कर रही हैं, बट इन एनी यू कैन से द इर्रेगुलर डायरेक्शंस. ये अपनी ही डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हैं. So how we can say that the amount of charge आपको पता है हम किससे शो करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज को? अमाउंट ऑफ चार्ज, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. अमाउंट ऑफ चार्ज, अब वो चार्ज का अमाउंट जो मूव कर रहा हो, मूविंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो मूव करे ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की, कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम. या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर फ्लो कर रही हो चार्जेस, ऐसे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कंडक्टर को मैंने भी किसी भी बैटरी के साथ असाइन नहीं किया, ठीक है जी. मैंने अभी बैटरी को सिर्फ ऐसे ही छोड़ा हुआ है. अब मैं यहाँ पर बैटरी को असाइन करूंगी. Now I am connecting this conductor with particular battery. अब बैटरी का सिंबल किस तरह से शो किया है मैंने इसको यहाँ पर. आप मुझे कैसे पता चला कि बैटरी का सिंबल्स है? हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में कुछ सिंबल्स मौजूद हैं जो कि आपको आने चाहिए. सबसे पहला सिंबल हमारे पास है लाइक दैट. ये जो है ना, ये स्विच को शो कर रहा होता है. जो स्विच है आप खोलते हो बंद करते हो, तो यहाँ आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो. ये हो गया हमारा स्विच पर. तो ये आपको स्विच को शो कर रहा है. इसी के साथ साथ अगर मैं इसे ऐसे ले लूं, ये बड़ा वाला पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो है वो मेरे पास सेल को शो करता है. अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इसके अंदर ये क्या शो करेगा, इसके अंदर मेनी सेल्स, और मेनी सेल्स कंबाइन क्या बनाते हैं हमारे पास? बैटरी. और इसी के साथ आप अगर ले लो, ये हमारे पास शो करता है रेजिस्टर को, और एक और भी हमारे पास सिंबल, ये भी आपको रेजिस्टर को ही शो करता है. अगर आपके पास इसी सिंबल के चलते हुए आपके पास यूं आ जाए, कट आ जाए, तो यहाँ पर ये शो करता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टर है ना वो वेरिएबल है, वो रेजिस्टर फिक्स्ड नहीं है. इसके साथ साथ अगर हमारे पास सिंबल एक और आ जाता है जिसमें हम ये हम शो करते हैं गैल्वेनोमीटर को. ये हमारे पास वेरिएबल को शो कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर. ये गैल्वेनोमीटर, अगर इसके अंदर ए लिखा हुआ आ जाए तो ये हमारे पास आ गया एम मीटर. अगर ये आपके पास कुछ इस तरह से है, ऐसा सिंबल है, तो ये आपके पास शो कर रहा है कॉइल को, ठीक है जी. और इसके साथ साथ काफी सारे सिंबल्स हैं. ट्रांसफार्मर का सिंबल ले लो आप, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि भाई यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर एसोसिएटेड है,
ये आपके पास ये रहा ट्रांसफार्मर का सिंबल। इस सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए फिजिक्स में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास इस तरह से एक लाइन शो हो रही है तो ये आपके पास किसको शो करते हैं, लैंप, या आप बोल सकते हो बल्ब को, कि यहाँ पर एक बल्ब जो है वो इनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। सो अभी मैंने यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो इस कंडक्टर में। अब जब बैटरी कनेक्टेड हो गई और बैटरी ऑन है, अब पता है इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इन इलेक्ट्रो चार्जेस कोई डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आ जाएंगे और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इनकी चार्जेस की डायरेक्शंस आ गई। तो याद रखिएगा जब भी चार्ज जो है करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव से मूव करना स्टार्ट करता है टू द नेगेटिव। एंड दीज सिंबल, ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो इनको आपने याद रखना है मस्टली, कभी मत भूलिएगा इन्हें। अब अगर हम बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं I से। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम I का फॉर्मूला जनरेट करना चाहें तो हमने क्या बोला कि चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, सिंपली Q अपॉन T। So students, here you have the formula for calculating the electric current। अगर आप इसका यूनिट देखना चाहते हो, कौन सा यूनिट हमें देखना है, हमें देखना है भाई इसका SI यूनिट क्या है। आप इसके फॉर्मूला ले लो अगेन, Q कूलम, चार्ज को कूलम से शो करते हैं, तो चार्ज का यूनिट कूलम आ गया पर सेकेंड। अगर आप लो कूलम पर सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ये एम्पियर के बराबर होता है, जिसे हम A से शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। These are some important points you must have to remember। यानी कि हम अगर इस एम्पियर को डिफाइन करना चाहेंगे, एम्पियर क्या है कि जब एक कूलम चार्ज एक टाइम, एक सेकंड के अंदर पास कर जाए तो हम उसे बोलते हैं एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास याद रखिएगा वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है जी। हम यहाँ पर पूरे कंटेनर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एरिया की बात कर रहे हैं। अब आपके पास हमें पता है कि जब करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है तो वो टू टाइप से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस हैं, इसीलिए हमारे पास करंट जो है ना वो भी टू टाइप से फ्लो कर रहा है। ऐसा करंट जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रही हूँ, आपके पास जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रही हूँ, उन्हें हम बोलते हैं क्या, कन्वेंशियल करंट। ये रहा आपके पास फ्लो ऑफ करंट। तो मस्ट रिमेंबर कि ऐसा करंट, फ्लो करंट, तो ऐसा करंट आपके पास जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो कर रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशियल करंट। और जिसके अंदर आपके पास नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रही हो उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा क्या मतलब है इससे, इससे मुराद क्या है, एक बार फिर इस डायग्राम को देखें आप। इसके अंदर आपको नेगेटिव चार्जेस, अगर मैं इस नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव कर दूं तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो करके जा रही हो, और ये हमारे पास है कन्वेंशियल करंट जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो आ रहा है। इन केस अगर यहाँ पर आ जाए नेगेटिव चार्जेस का फ्लो, तो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम इस करंट को शो करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी क्या मतलब है इससे, यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्जेस जो है अगेन आपके पास अगर वो फ्लो करके जा रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, so this type of the current will called as the electronic current। These important facts जो है वो आपने याद रखने। अच्छा याद हो अगर आपको, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जब चार्जेस रेस्ट पर होती हैं
तब हम उसको कैलकुलेट किसकी वजह से करते हैं, हमारे पास तब था कूलम्स लॉ। व्हाट अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, अभी जो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर हम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई चार्जेस हैं जो कि फ्लो भी कर रही हैं, तब आप उनका करंट आप बोल सकते हो, तब आप उनको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। इसी वजह से हमारे पास आ जाता है एक और लॉ associated with this electric current and that's your Ohm's law। तो Ohm's law हमारे पास क्या कर, सबसे पहली बात वो क्या याद रखनी है कि इसने ये इस लॉ को किसने हमें दिया था, तो आपके पास जो जॉर्ज सिमन ओम, जॉर्ज जॉर्ज सिमन proposed this law। जॉर्ज सिमन ओम ने हमें ये लॉ दिया था, तभी इस लॉ का नाम जो है वो उसी नाम पर है, उसी के नाम पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अब लॉ है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो होगी। इसकी सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। इसने क्या किया हमें, इसने हमें रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिक चार्जेस का और उनके जो बैटरी है उसके पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, हम जब बैटरी को कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तभी वहां पर जो चार्जेस का फ्लो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली उन दोनों का रिलेशन जो है वो हमें किसने बताया, ओम्स ने। तो उन्होंने क्या बताया, उनकी स्टेटमेंट थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि उस कंटेनर के अंदर फ्लो कर रही हैं, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर वो फ्लो कर रही हैं, इज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट, डिफरेंस ऑफ बैटरी। देखिए इसने कितनी सिंपल बात को फजूल में इतना बड़ा ला बना दिया। क्या बात कर रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ बात इतनी कर रहा है कि कोई कंडक्टर है, हमारे पास ये रहा एक कंडक्टर, आपने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया। आफ्टर प्रोवाइडिंग, अब ये यहाँ पर ये चार्जेस जो थी ये फ्लो कर रही थी अपनी स्पीड के साथ। पहले इनकी जो आप बोल सकते हो कि इनको आपने पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम रखा, फिर आपने क्या किया, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब जो इनका फ्लो है, अगर वो पहले इस तरह से हल्के हल्के हाथ से स्लो स्लो मूव करके जा रही थी, अब वो स्पीड में भागेंगी, ठीक है जी, वो स्पीडली जाएंगी। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स, जो इलेक्ट्रिक करंट है उस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है, इट विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसके लिए हम एक और डायग्राम भी शो करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टर है, करंट यहाँ पर फ्लो करके जा रहा है, करंट इज मूविंग हियर एंड ये क्या है, आपके पास ये रेजिस्टर है और ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमारे पास ये आ गया एक रिलेशनशिप। आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। इस केस में पता है आपको कांस्टेंट क्या है, इस केस के अंदर है कांस्टेंट के। क्या आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि कूलम्स लॉ के अंदर भी हमने कांस्टेंट के को यूज किया था, बट
वहां पर के जो है वो हमारे पास कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर पता है आपको के क्या है? दिस इज शोइंग द कंडक्टेंस। उस कंडक्टर की कंडक्टेंस को शो कर रहा है कि चार्जेस के फ्लो करने का रेट कितना है, वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रही हैं। दिस इज शोइंग एक्चुअली द के। सो हियर द के, you must remember that here the k is inversely proportional to the r, यानी कि वो r 1/r, यानी यहाँ पर ये आपको रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या होता है इसको अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये शो कर रहा है r को, तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, k की वैल्यू अगर हम 1/r पुट कर दें और पोटेंशियल डिफरेंस, ये रही आपके पास एक और फॉर्मूला। अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि r ऊपर चला गया, सो b इज इक्वल टू आई आर। या अगर आप इस फॉर्मूले को r के लिए अरेंज करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि r विल इक्वल टू द, यहाँ पे i r के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वो आके डिवाइड कर देगा सिंपली, b अपॉन i। So students, here you have the formula to calculating any charges which are flowing through a conductor। ठीक है जी, तो हमने इनका फॉर्मूला जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ कंडीशंस हैं जिस पर ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। अगर आप उन कंडीशन को पूरा करते हो रादर देन ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, ओम्स लॉ जो है ना वो एप्लीकेबल है जब आप उसकी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर या जो अदर एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट कर दें। सबसे पहली पॉइंट हमारे पास क्या थी कि आपके पास जो रेजिस्टर, टेम्परेचर या अदर एक्सटर्नल कंडीशंस को कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट। अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट कर दो तब आपके पास क्या हो जाएगा कि जो आपके पास ये ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल है। अगर आप इन सब में से कुछ में रेजिस्टर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज, कुछ भी चेंज करोगे ना तो आपके ओम्स लॉ पर यानी कि उस फॉर्मूला पर अफेक्ट होगा और वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात, ओम्स लॉ, मस्ट रिमेंबर दैट ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेटालिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है जी, और जो कंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ के कंडक्टर्स हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, जो जिसमें से करंट फ्लो करे और उस पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल हो, उन्हें हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। अब हमें शो करना है इसका ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ हम हमेशा प्लॉट करते हैं बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा स्टूडेंट्स आपके पास ओम्स लॉ का ग्राफ। ये हमने क्या देखा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इनका रिलेशन क्या था हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को हम हमेशा स्ट्रेट, आपके पास इस तरह से का ग्राफ बन जाता है, यानी ये शो करता है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये किसके लिए सिर्फ और सिर्फ माना जाएगा, फॉर द मेटालिक कंडक्टर्स। जैसा कि हमने अभी भी, अगर आप गैस के लिए ये लो तो आपके लिए पता है आपके पास, अगर आप गैसेस के लिए लेते हो ना तो आपके पास कुछ ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉलिड्स के लिए लाइक लिक्विड्स के लिए लें तो ये आपके पास ग्राफ से इतना सा प्लॉट हो जाएगा। या आप अगर लेते हो सेमी कंडक्टर्स जो कि कंडक्टर्स नहीं है उनके लिए ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल ही आप बोल सकते कि और इतना हो जाएगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से शो करेगा। कहने का मकसद क्या था, कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो ओम्स लॉ है ना वो बेसिकली एप्लीकेबल है ओनली फॉर द मेटालिक कंडक्टर। जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं वहां से वो अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो ना तो आपके घर पे अगर कोई भी मेटालिक कंडक्टर मौजूद है, जस्ट प्लग करें उनको, उसको स्विच में डालें और उसको पकड़ ले,
then I will 100% श्योर कि आपको यकीन हो जाएगा हाँ इसमें से करंट भी फ्लो कर सकता है। ठीक है जी, अब आखिर में आप रहो या ना रहो ये आप पर डिपेंडेड है। So students, these all are the conceptual study of the Ohm's law। जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए विथ इट्स फॉर्मूलाज, और इनका ग्राफ भी हमने प्लॉट करके देखा। तो अब हमारा ये लेक्चर जो है वो यहीं पर सम अप होता है। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विथ आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।